हेलो एवरीवन। मैं अथना बनर्जी वेस्ट बंगाल की पश्चिम वर्धमान जिले की पंडेश्वर असेंबली से बिलोंग करती हूँ। आज मेरी लाइव आने की कोई एक सिंगल वजह नहीं है। मैं लाइव हूँ कुछ कई सारे स्पेसिफिक टॉपिक एंड रीजन के लिए। रात काफी हो गई है, लेकिन कुछ ऐसे चीज है जो हमारे देश में अभी हो रही है, वो चीज मुझे सोने नहीं दे रही है, जिसकी वजह से मेरी आंखों की नींद उड़ी हुई है। कुछ सवाल है जो मेरे मन में चल रही है। आज वही सवाल, वही चीजें, सब कुछ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अगर इन सवालों का जवाब आप लोगों के पास होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अगर नहीं होगा तो हमारे जो प्यारे मित्र दल है, जो हमारा जिंदगी मतलब झंड बना के रखे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाजपाई संगठन, उनके कोई मेंबर आपको मिल जाए तो कृपा करके उनसे पूछ के आइएगा। पहले आते हैं एसआईआर के इश्यूज पे, कि जिस तरीके से नाम डिलीट होना तो एक सिंपल बात है, ये तो हम लोगों को पता ही था कि ये किया ही इसलिए जा रहा है। उसके बाद अभी शुरू हुआ है कि हमारे 276 असेंबली जो दुर्गापुर पश्चिम की है, ये प्रूफ भी मिला है वहां पे किस तरीके से दूसरे स्टेट से वोटर्स ले आके उनके नाम ऐड किए जा रहे हैं। बाय गॉड, विद प्रूफ हमें ये देखने को मिला है। ऊपर से रेलवे डिपार्टमेंट की एक नोटिफिकेशन जो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन के महीने में ये लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चलाएंगे ताकि बाहर के स्टेट से लोग आ सके। भाई, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में बाहर के स्टेट से लोगों के आने की जरूरत क्या है? क्या वेस्ट बंगाल है, यहाँ के लोग यहाँ पे वोट देंगे, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी बाहर से लोगों को इतने आने की जरूरत है। हमारे लोग इतने भी बाहर बैठे नहीं है। बहुत ही मतलब फनी चीज है ये, बहुत ही ज्यादा फनी भी चीज है, बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब भी चीज है कि मतलब ये लोग खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, ये लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ भाई, हम बाहर के स्टेट से लोगों को बुला रहे हैं, बाहर के स्टेट से लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि भाई आओ वेस्ट बंगाल की वोटर लिस्ट में, तो आप लोगों का नाम हम पहले से उठा भी दिए है फॉर्म 7 फॉर्म 6 के थ्रू, जैसे तैसे करके आप यहाँ पे आके वोट दो और बस हमें जिता के जाओ। भाई, ये वेस्ट बंगाल है, इतनी आसान नहीं है यहाँ पे जीतना, इतना भी आसान नहीं है यहाँ पे इस तरीके से जीतना, क्योंकि ये हमारी दीदी का गवर्नमेंट है, हमारी दीदी का सरकार, दीदी के जो वॉलेंटियर्स और दीदी का जो टीम है, वो है बिहार गवर्नमेंट की तरह नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरह नहीं है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। हमारे स्वराष्ट्र मंत्री जी अमित शाह, जो पिछले कुछ दिनों से आए हुए हैं और 15 दिनों तक यहाँ रुकने वाले हैं, और आते ही उनका बहुत ही धमाकेदार स्वागत हुआ है। इतना धमाकेदार स्वागत कि शायद इस इलेक्शन के बाद, एक्चुअली 4 तारीख के बाद, वो दोबारा वेस्ट बंगाल आने के बारे में सोचेंगे भी या नहीं, ये इस बारे में शक है। चलिए छोड़िए वो बात पे। वो यहाँ पे आके बहुत ऊंची ऊंची आवाज करके महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। वो आएंगे तो इतनी सुरक्षा देंगे कि कोई भी अपराधी को वो चुन चुन के निकालेंगे, चुन चुन के निकाल के मतलब उनको सजा देंगे। इतना सेफ्टी, इतना सिक्योरिटी वो हमारे पूरे स्टेट में फैला देंगे। तो भाई, हम स्वराष्ट्र मंत्री जी से एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहते हैं कि बिहार में तो आप ही के सपोर्टेड गवर्नमेंट है, बिहार में आप ही के सपोर्टेड गवर्नमेंट है, तो ये रोड के बीच जो रंग मतलब हैरेसमेंट, जो मोलेस्टेशन के केसेस चल रहे हैं, तभी इवन एक 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार जैसी
खतरनाक घटनाएं भी घटित हो गई, तो वहां पे आपकी ये चुन चुन के जो जस्टिस देने वाला वादा है वहां पे क्यों काम नहीं कर रहा है? चुन चुन के ये जस्टिस देने वाला वादा तो आपको वहां पे भी काम आना चाहिए, है कि नहीं? मैं अमित शाह जी से यही पूछना चाह रही हूँ कि ये वादा सिर्फ इलेक्शन से पहले वेस्ट बंगाल में आके ही आपको याद आता है, या फिर जिन स्टेट्स में आप हो वहां पे भी आप कुछ कर रहे हो? मणिपुर में तो आपने वुमेन्स के साथ इतनी इज्जतदार हरकत की है कि मतलब वो तो सोचने लायक है। इतनी इज्जत महिलाओं को दिए है आपने, इतना ज्यादा इज्जत दिए हैं कि मतलब ये तो मतलब कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। ऊपर से आप बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का सोच रहे हैं। भाई बांग्ला, आप बंगाल में आए हो, बंगाल के इलेक्शन में आए हो, बंगाल के इलेक्शन में आप आए हो, तो दो चार बंगाली भी तो ढंग से सीख लेनी चाहिए थी ना। आपको ये समझना चाहिए था कि वेस्ट बंगाल, जब हम आपके स्टेट में जॉब करने जाते हैं तो वहां पे बांग्ला बोलने की वजह से बांग्लादेशी का टैगलाइन देके पीट के मार दिया जाता है। तो आपको साथ भी तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल है और आप यहाँ आके हिंदी में बक रहे हैं। आप मेरी बात समझ पाए इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ, ताकि शाह जी अगर आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी बात समझ पाए, क्योंकि मुझे पता है कि बांग्ला तो आपको आता नहीं। अगर हम आपकी सुविधा के लिए हिंदी सीख के हिंदी में लाइव कर सकते हैं, तो वेस्ट बंगाल में आके आप वोट मांगने आ रहे हैं, दो चार लाइन बांग्ला तो आपको सीख लेना चाहिए था। कि हमारे यहाँ पे भाजपा गुण जो है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भाई ये जीतेगा वो जीतेगा, भाई क्यों? हमारे वेस्ट बंगाल में हर एक इंसान, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक मजहब को हमने प्यार से रखा है। इसको, इस यूनिटी को तोड़ने का हक आपको किसने दिया है? कहीं पर आप क्या कर रहे हैं? धर्म की आजादी, किस धर्म की आजादी भाई? एक गरीब इंसान कुछ खाना बेच के वो अपना जीविका, वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, आप उसको पीट दे रहे हो। कहीं पे रामनवमी, अरे भाई रामनवमी है तो हम रेस्पेक्ट करते हैं, ये हमें भी मालूम है कि रामनवमी के दिन कई सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो क्या हम उनके घर में नॉनवेज घुसा दे रहे हैं? ऐसा तो कोई बीमारी नहीं करता है। लेकिन आप ये हरकत कर रहे हो कि हमारे कल्चर को आप प्रभावित करो। क्या हमने कभी छठ पूजा के समय में किसी दूसरे स्टेट में जाकर के, सभी स्टेट में तो बंगाली है, किसी दूसरे स्टेट में जाकर के उनके घरों में मछली बना के घुसा दिए है क्या? हम लोगों ने तो ऐसा नहीं किया। तो फिर हमारे स्टेट, हमारे कल्चर को अफेक्ट करने वाले आप कौन होते हैं? हमारे स्टेट, हमारे कल्चर को अफेक्ट करने का हक आपको किसने दिया? हम क्या खाएंगे, एक संवैधानिक तरीके से एक सिंपल आजादी है। खाने की आजादी, जीने की आजादी, रहने की, शिक्षा की, ये आजादी नहीं, ये अधिकार है। दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। Then who now you give the permission to take the take this condition, take this, make this kind of disaster in India? पूरी कंट्री में I can say that it's going, it's not a democracy, it's a disaster. After 2014 we are going through a big disaster, जहाँ पे जीडीपी गिरी हुई है, रोजगार की तो कोई ठिकाना नहीं है। कभी नोटबंदी, कभी कोरोना में थाली बजाओ, कभी ताली बजाओ, फिर मजाक सोच रखा है। यहाँ पे आके आप चिल्ला चिल्ला के फालतू के बकवास कर रहे हो, मजाक सोच रखा है आपको? हाँ, किस तरीके का मजाक सोच रखा है आपको? क्या हिंदू धर्म संकट में है? भाई 1947 में हमारी देश आजाद हुई, 2014 में आप आए। भाई 1947 से लेकर के 2014 तक क्या हमारे देश की हिंदू, मतलब अगर खतरे में होता तो 47 से 14 तक ये हिंदुओं का अस्तित्व भी नहीं रहता। नहीं नहीं, 47 से 14 तक हम लोग आराम से थे, खुश थे, बहुत, मतलब जिसको हम लोग बांग्ला में बेहाल तबीयत कहते हैं ना, बेहाल तबीयत है अच्छी अंदर, बहुत खुश थे हम लोग, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग जी रहे थे। लेकिन उसी टाइम पे आए कि हमारे दीदी, उसी टाइम पे हमारे जो, मतलब एक के बाद एक दादा, एक के बाद एक दीदी, जो हमारे पेट्रोलियम के बारे में, हमारे स्मृति ईरानी दीदी, हमारे
सुषमा दीदी, इन सब के साथ मिली जुली एक महान दीदी को साथ लेकर के हमारे एक महान दादा आ गए। वो दादा कौन है? हमारे नरेंद्र दास दामोदर मोदी। तब से हमारे पूरे देश में हिंदू खतरे में आ गए हैं। सोमनाथ चैटर्जी जी लिख रहे हैं कॉमन लैंग्वेज। देखिए, कॉमन लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं है। हमारे इंडिया में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और रही बात कॉमन लैंग्वेज की, तो बहुत सिंपल सी बात है कि हर एक इंसान की अपनी मातृभाषा होती है। तो जो गांव इलाके से बाहर जॉब करने जाते हैं, वो अपने घरों में बांग्ला नहीं बोलेंगे तो वहां का कॉमन लैंग्वेज में बात करेंगे। आपसे हम पूछ रहे हैं, आपकी माता पिता, अगर आप गुजरात में जॉब करने जाएंगे और आपकी माता पिता गुजरात में जाएंगे, तो क्या आप अपने माता पिता से गुजराती से बात करेंगे कि बांग्ला में बात करेंगे? हाँ, वो बंगाल में आए हैं। यहाँ के प्रांतिक लोग जो है, गांव के लोग जो है, उनकी भाषा नहीं समझते हैं। और आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, ये हम उनके लोगों के लिए बना रहे हैं, ताकि वो सुन सके मेरे ये सवाल, क्योंकि उनको तो बंगला आता नहीं है। तो जो बात पे हम थे, क्या बात पे थे? हाँ, धर्म की आजादी, धर्म संकट। तो आज से पहले 2014 में जब मोदी जी आए, उस टाइम से पहले हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं था। हिंदू धर्म अगर खतरे में है तो 2014 के बाद। पता है क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म दो तरह के होते हैं। हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म का एक हिस्सा जरूर खतरे में है। पता है हम ये क्यों कह रहे हैं? तो डिटेल्स में समझाते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के जो महान धर्म ग्रंथ है, रामायण और महाभारत, इन दोनों में ही दो दो भाग है हिंदू धर्म का। रामायण में रावण का अंश और राम जी का अंश, और महाभारत में कौरव और पांडव। हमारे जो मोदी जी है, वो हिंदू रक्षक है। वो बहुत ही बड़े हिंदू रक्षक है। लेकिन आपको पता है वो किस पक्ष के रक्षक है? वो राम जी के या पांडव के रक्षक नहीं है। वो रक्षक है तो रावण जी के और कौरव जी के, दुर्योधन और रावण जैसे लोगों का रक्षक है। राम और युधिष्ठिर जैसे लोगों के रक्षक वो नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हाथरस, उन्नाव, आसिफा, मणिपुर, मुरादाबाद, कर्नाटका, उत्तराखंड, एक के बाद एक अभी जो रिसेंट ये 2-3 दिन पहले बिहार में हुआ, और कल ही जो हमारे बिहार में एक 14 की बच्ची के साथ जो हुआ, वो सब कुछ उसमें से कुछ भी, बहुत ही अजीब बात है, उसमें से ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ, ये कोई राम या किसी जो है राम जी या फिर युधिष्ठिर या पांडवों का जो झुंड है, उनके टीम का काम तो हो नहीं सकता। इनको बचाने का काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं। हमारे हिंदू खतरे में नहीं है। खतरे में है तो कौरव वंश और रावण के वंश, ये लोग खतरे में है। राम या फिर युधिष्ठिर के जो धारक है वो खतरे में है, लेकिन इनके लिए वो खतरे में नहीं। इनको तो इसकी जरूरत ही नहीं है। इनको जरूरत है कौरव को बचाने की, इनको जरूरत है रावण को बचाने की, कि इनके खुद के अंदर तो वही भरे हुए, मुंह में राम 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 करते हैं और सीता मैया की इज्जत का मावहन करते हैं। इनको कभी सुने ना आपने जय सिया राम कहते हुए? ये सिया का नाम देने का मतलब जरूरत नहीं समझते हैं। ये तो वो औरत है, ये भगवान पे भी औरत मर्द कहते हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। यहाँ का इस वेस्ट बंगाल में ये आते हैं क्या करने? हिंदू मुस्लिम करने। एक बहुत ही फनी एजेंडा आपको बताते हैं। कल ही मेरे फ्रेंड के साथ मेरी बात हो रही थी। मेरी एक फ्रेंड उत्तर प्रदेश में रहता है, तो वो कह रहा था कि पता है यार, वेस्ट बंगाल में हिंदू मुसलमान में बांटने का काम चल रहा है, लेकिन
उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम जो है वो करीब करीब वो 70% सक्सेसफुल हो चुका है, इसलिए अब वो मुसलमान पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है। अब वहां पे हिंदू मुसलमान एजेंडा नहीं चल रहा है, वो स्लो हो गया है। वहां पे अब क्या एजेंडा चल रहा है आपको पता है? वहां पे सीएम के कैंडिडेट के ऊपर वोट नहीं हो रहा, वहां पे टीम तीन टीमों में वोट हो रहा है। क्या वोट हो रहा है? जय श्री राम करने वाले हैं जो, वो योगी के टीम के, वो भाजपाई। जो जय श्री कृष्ण कहते हैं वो है यादव, क्योंकि वो अखिलेश यादव जी के टीम पे। और जो इन दोनों में से कुछ भी नहीं बोलता है वो या तो भीमराव अंबेडकर जी के या फिर देशद्रोही। वहां पे वो लोग अब हिंदुओं की कैटेगरी में बांटना शुरू किया है। हिंदू मुस्लिम में बांटना खत्म हो गया, अब हिंदुओं की कैटेगरी में बांटा जा रहा है वहां पे। जब ये भी खत्म हो जाएगा तब देखिएगा कि वो हिंदू मुसलमान खत्म हुआ, हिंदू हिंदू में बांटना खत्म हुआ, वो भगवान और खुद के बीच बांटने वगैरह। क्योंकि मोदी जी तो हमारी पहले भी ये कह चुके हैं कि वो बायोलॉजिकल है भी नहीं, वो भगवान का दूत है। तो अब आके वो ये कहेंगे कि भाई बहुत हो गया इस्लाम धर्म, बहुत हो गया हिंदू धर्म, ये सब भाड़ में जाए। आप ये कहो कि आप मुझे भगवान मानते हो कि नहीं। अगर आप मुझे भगवान मानते हो तो फिर आप इस देश के प्रेमी हो, और आप मुझे छोड़ करके किसी भी और भगवान को मानते हो तो आप देशद्रोही हो। बहुत ही हंसने वाली फनी सिचुएशन है। मतलब कुछ हद तक फनी है, कुछ हद तक डिजास्टर है। बहुत ही अजीब सी चीजें हमारे इंडिया में घट रही है। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमें मिला है जो शायद इतिहास गवाही, इतिहास को खंगाल के अगर हम निकाले तो इतनी फेलियर गवर्नमेंट हम लोगों को आज तक कभी नहीं मिला होगा। हर बात पे लाइन में खड़े हो जाओ। जो खुद ये कह रहे हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो किसी दूसरे से इंडियन आइडेंटिटी मांगने वाला होते कौन है? वो पहले अपनी, वो खुद कह रहे हैं वो बायोलॉजिकल है, पर बायोलॉजिकल नहीं है तो कुछ तो हो। जिनकी खुद की डिग्री फर्जी है, वो कह रहे हैं कि वो 35 38 साल, कभी बोलते हैं 35 साल तक भिक्षा मांग के खाए हैं, कभी बोलते हैं 38 साल तक भिक्षा मांग के खाया है, लेकिन भिक्षा मांग के ही वो व्हाइट हाउस तक भी पहुंच गए। उनकी पिक्चर भी है कि वो भिक्षा मांग मांग के व्हाइट हाउस पहुंच गए। कि भाई इतने इस टाइप का भिखारी तो हम लोग भी बनना चाहते हैं। भाई मोदी जी आपसे ये पूछना है कि इस तरीके का भिखारी अब बने कैसे? क्योंकि ऐसे भिखारी बनने का शौक तो हम लोगों को बड़े दिल से है कि भिक्षा मांगते मांगते हम व्हाइट हाउस पहुंच जाएंगे। हमारे देश 1947 से लेकर के आज तक इतनी बुरी सिचुएशन में कभी नहीं आया है जिसके तहत हमें अपने देश में किसी भी फैसले को लागू करने के लिए किसी पराये देश की परमिशन की जरूरत है। हमें अपने देश में क्या लागू करना है, हमें अपने देश में किससे लड़ाई करना है, किससे बदला लेना है, किसको जवाब देना है, किसके साथ कैसे रिएक्ट करना है, किसके साथ दोस्ती निभानी है, किससे क्या डीलिंग करनी है, किससे इसको क्या बेचना है, किस देश से क्या खरीदना है, ये सब कुछ डिसीजन देने वाला 7 समुंदर 13 नदी पार में बैठा हुआ अमेरिका ले रहा है। इतनी बुरी सिचुएशन क्या आज तक हमारे इंडिया में आई है? थोड़ा गौर फरमाया वाला था। एक डिजास्टर, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये डिजास्टर है। पूरे देश में इतने सारे घटनाएं हो रहे हैं लेकिन ये जनाब तो बस फोटो खिंचना पे व्यस्त है। इससे भी बड़ी बात, एक बहुत ही बड़ी न्यूज, ये जो अभी हम आपके सामने ये जो लाइव में आ रहे हैं, या फिर आप देखते होंगे कि मैं ऐसे ही शॉर्ट्स बनाती रहती हूँ, मेरी फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर जगह पर। लेकिन शायद कुछ दिन बाद मैं ये ना कर पाऊँ। पता है क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो एक दूसरी रूल्स भी ला रहे हैं, क्योंकि मीडिया के फ्रीडम को छीन चुके हैं। इसीलिए रवीश कुमार जी जैसे लोगों को अपना यूट्यूब चैनल बना के अपनी जो सच्चाई है देश की वो लोगों के सामने लाना पड़ रहा है। वो न्यूज चैनल में काम नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारे मोदी जी को दिख रहा है कि न्यूज चैनल को हटा करके कोई काम तो हो नहीं रहा है, इसलिए अब फिर से ये तो सोशल मीडिया पे भी हमारी
मतलब हमारे नाम को नंगा करने में तुले हुए हैं, तो सोशल मीडिया को बंद करना होगा। अभी हमारे जो कंडीशन है, मतलब जो सोशल मीडिया कंडीशन, इसमें क्या होता है कि हम जो वीडियो या फिर कंटेंट पोस्ट करते हैं उसमें से अगर किसी को ऑब्जेक्शन होता है तो वो गवर्नमेंट की तरफ से उस कंपनी को, जैसे कि हम यूट्यूब में अगर कुछ वीडियो अपलोड करें या फिर फेसबुक में, तो वो कम्युनिटी को पहले उसके बारे में बताया जाता है। कम्युनिटी उसके बाद हमें अलॉट करते हैं, हमें अलर्ट करते हैं कि हाँ ये दैट दिस कंटेंट इज वायलेंट और दिस कंटेंट इज नॉट अबाउट टू गो थ्रू सोशल मीडिया। फिर हमें वो मतलब कहा जाता है कि शायद किसी स्पेसिफिक पार्ट को डिलीट किया जाए या फिर उस कंटेंट को ही हटाया जाए। अगर हम कुछ ना करें, एक बार, दो बार, तीन बार तक वार्निंग भी दिया जाता है। अगर ऐसा किया है, ऐसा होता है, तो उसके बाद जाकर के किसी के अकाउंट को डिलीट किया जाता है। लेकिन अब जो हमारे प्रधानमंत्री जी है वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी ला रहे हैं जिसके थ्रू ये जो बीच में यूट्यूब या फिर फेसबुक कम्युनिटी से परमिशन लेने की जो बात थी, वो चीज अब खत्म हो जाएगी। वो चीज अब खत्म हो जाएगी। इसके तहत क्या होगा कि सरकार डायरेक्टली आकर के हमारे चैनल्स को डिलीट करेंगे, हमारे पोस्ट के खिलाफ एक्शन लेंगे। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू भी हम जनता के सामने जो सच्चाई को ला रहे थे, जनता से जो सवाल कर रहे थे, वो हक भी हमसे छीन लिया गया है। वो हक भी हमसे छीन लिया गया है। समझ रहे हैं कि एक सरकार जो इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है, एक सरकार जो पहले न्यूज मीडिया की फ्रीडम छीनता है, उसके बाद सोशल मीडिया वालों की फ्रीडम छीनता है। एक बच्चा जो एलपीजी के बारे में कुछ छोटी मोटी सवाल किए हैं, एक सरकार के पास इस देश में घटित कितने घटनाओं पे ध्यान देने का बात है, लेकिन सबसे बड़ी फनी बात है, सबसे फनी बात है, एक छोटा बच्चे का पोस्ट भी वो डिलीट करवा रहे हैं, इतना डरते हैं वो। देखिए, ये मेरी लाइव जो चल रही है, भाजपा एक गुण जो है वो आ गए हैं लाइव में। हेलो, ये एक के बाद एक कमेंट करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके किसी जगह पे जल रहा है, जलन शाह है। ये कह रहे हैं पृथ्वीवीर मोदी चौथे के पावरफुल नेता ही बोले नरेंद्र मोदी। हाँ जी, बहुत पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि अमेरिका के परमिशन के बगैर वो 1 लीटर तेल भी किसी दूसरे देश से खरीद नहीं सकता। इतना पावरफुल है आपके प्रधानमंत्री, इतना पावरफुल है हमारे प्रधानमंत्री कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में बैठ करके ये ट्वीट कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो जंग है वो खत्म हो गया है। हमारे इंदिरा गांधी जी अगर होते ना, तब तक उस देश के 2 टुकड़े हो गया होता। लेकिन ये तो मोदी जी है, 56 इंच वाले, 56 इंच नहीं, 6 इंच वाले है, 6 इंच वाले। 56 इंच नहीं है उनके, उनके 6 इंच है, 56 इंच नहीं है। क्योंकि किसी 56 इंच वाले इंसान का इतना घटिया सीना तो हो नहीं सकता है कि वो दूसरे देश के ऑर्डर पे हमारे देश को चलाए। हमारे देश में इतने काबिल इंसान है, इतने एजुकेटेड इंसान है, इतने इतने टैलेंटेड इंसान है और इतने ताकतवर इंसान है हमारे बॉर्डर पे, जो 100 बार अपना जान देने को तैयार रहते हैं। अगर वो नहीं डर रहे हैं, इस देश की जनता नहीं डर रही है, तो आपको किस बात पर, आपको किस बात का प्रॉब्लम है? 26 लोगों की जाने चले गए और हम अमेरिका के बात सुन करके चुपचाप बैठ गए, जब पूरा देश तैयार था, आर्मी तैयार था, नेवी तैयार था, एयरफोर्स तैयार था, सब तैयार था। भाई, ये पावरफुल नेता का पहचान है ना भाई। नहीं चाहिए हम लोग, हमें एक डरपोक नेता चाहिए। हमें ऐसे पावरफुल नेता नहीं चाहिए, हमें एक डरपोक नेता चाहिए। अगर ये पावरफुल होने का एग्जाम्पल है या फिर ये पावरफुल होने की डेफिनेशन है, देन आई डोंट, एक्चुअली आई नॉट, वी द 145 crore people of India don't need a PM, don't need a हिम्मत वाला पीएम, वी नीड ए कावर्ड पीएम लाइक इंदिरा गांधी। हमें इंदिरा गांधी जैसे कावर्ड पीएम की जरूरत है, ऐसे हिम्मत वाले पीएम की हमें जरूरत नहीं है। मैं थक गई हूँ इसका हरकत देख देख कर।
भाई भगवान के नाम पे बिजनेस, इंसान के नाम पे बिजनेस, इंसान की पहचान के नाम पे बिजनेस। भाई आपको पता है जो आप ये सबसे पावरफुल नेता आप कह रहे हैं, जो कारगिल जंग में अपनी जान तक दाव लगा के आए थे ना, एक ऐसे आर्मी ऑफिसर्स को भी एसआईआर में बुलाया गया और उनका नाम भी वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है। अब उनको भी अपना खुद का आइडेंटिटी खोजने के लिए 100 दिन तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, उनका भी नाम डिलीट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, उनका नाम डिलीट कर दिया गया। हमारे रीचा होस्ट पर भी जो विमेन क्रिकेट टीम के इतने बड़े नाम है, उनका नाम भी, उनका नाम भी कट पट। स्वप्ना वर्मा जी एक एथलीट है, क्योंकि वो टीएमसी ज्वाइन कर ली, उनसे उनकी जॉब छीन ली गई। देख कब तक ये अराजकता चलेगी? मुझे नहीं लगता कि अराजकता अब चलनी चाहिए। अब इसकी विदाई जरूरी है। वेस्ट बंगाल में तो इसकी विदाई गारंटी है, क्योंकि जितने भी चालबाजी कर ले, हमारे यहाँ पे कई सारे बूथ्स में पता चल रहा है कि ये कैसे कैसे दूसरे को नाम घुसा रहे हैं। लेकिन पूरे देश से इसकी विदाई जरूरी है। भाइयों बहनों, दादा दीदी भाभी अंकल आंटी जो भी ये लाइव देख रहे हैं, प्लीज हमारे देश की गरिमा को बचाने के लिए इसको हटाना जरूरी है। कि हमारे देश की डिसीजन हमारे पास होनी चाहिए। 145 करोड़ जनता है इस देश को संभालने के लिए। आज से पहले भी ये जनता अपना जान निछावर करके जो है अंग्रेजों से आजादी छीन के लाई थे। आज भी ये काबिलियत है हिंदुस्तानियों में। हमें अमेरिका के डिसीजन की जरूरत नहीं है। जो हिंदुस्तान को किसी दूसरे का गुलाम बनाए, ऐसे सरकार की हमें जरूरत नहीं है। अभी आवाज की जरूरत है, वो आवाज है हमारे ममता बनर्जी देगी। अगले 23 और 29 तारीख को कृपा करके अपने वोट को सच्चाई और रियल रियल हिम्मत, रियल करेज, नॉट अ कॉवर्डनेस, रियल करेज के ऊपर अपनी जो ये उंगली है ना, इसमें बहुत ताकत है, इस उंगली की ताकत को दिखाइए और बता दीजिए इस भाजपाई गूंज को कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, रामकृष्ण परमहंस देव जी, इन सब को अपमानित करने वाले सरकार का हमारा वेस्ट बंगाल में तो कोई जगह है भी नहीं। पूरे इंडिया से भी इसको हटाना पड़ेगा। जय बांग्ला, जय भारत।